जैसे अभी हमने डिस्कस किया था पहले कि पेपर को कंप्लीट करना है हमको, पेपर कंप्लीशन इज द फर्स्ट प्रायोरिटी, राइट। तो अभी क्या होता है कि पेपर कंप्लीशन में एक तो चीज होती है स्पीड आपकी, ठीक है, एक होता है स्पीड। तो स्पीड तो मान लो प्रैक्टिस से आती है और सबकी स्पीड मोस्टली ज्यादा ही होती है। सबसे ज्यादा टाइम वेस्ट हमारा कहाँ होता है? सबसे ज्यादा टाइम वेस्ट होता है थिंकिंग में, है ना। जो हम बैठ के सोचने लगते हैं पॉइंट्स को, वहां पे हमारा सबसे ज्यादा टाइम वेस्ट होता है। अगर हमको पता है कि टॉपिक में क्या लिखना है, अगर हमको पता है कि पॉइंट्स क्या लिखने हैं, माइंड में जो आपका थॉट्स हैं वो स्ट्रीमलाइंड है, चीजें एकदम क्लियर हैं, तो फिर आपका टाइम बहुत जल्दी, मतलब हाथ रुकेगा नहीं। और हाथ नहीं रुकेगा अगर आपका पूरे टेस्ट में हाथ बहुत ज्यादा नहीं रुकता है, कॉन्टिन्यूस चलता रहता है, तो आप 100% पेपर कंप्लीट करके आओगे। अगर आपने बीच बीच में हाथ रोका और बैठ के सोचने लग गए, तभी वो आपका क्या बोलते हैं कि पेपर छूट जाता है। ये इतना डिफिकल्ट टाइम बाउंड मैनर में क्यों बनाया जाता है? लॉजिक यही होता है कि आपको अंडर प्रेशर ऑन द स्पॉट कैसे सोचना है, कैसे आपके दिमाग पे थिंकिंग होनी चाहिए, कैसे आपके थॉट्स तुरंत जनरेट होने चाहिए। इसीलिए उन्होंने इतना टाइम बाउंड प्रेशर करके रखते हैं। वो चाहे तो एक्स्ट्रा भी दे सकते हैं टाइम, या फिर क्वेश्चन कम कर सकते हैं, लेकिन दे वांट टू टेस्ट यू अंडर प्रेशर, है ना, आपके थॉट्स को। तो उस चीज को आपको प्रैक्टिस करना है। सबसे पहली बात तो परफेक्ट आंसर लिखने नहीं होते हैं, हमेशा हमको एवरेज ही लिखने होते हैं उसके बारे में, ठीक है। अभी जैसे ये 2023 का पेपर है, तो थॉट प्रोसेस को कैसे स्ट्रीमलाइन करें। जैसे कि अगर आप क्वेश्चन देखेंगे ना, तो ये क्वेश्चन तो पेपर तो ऐसा बड़ा सा दिखेगा आपको, एथिक्स का थोड़ा और भी बड़ा दिखता है। आपको क्या करना है ना, इसको ब्रेक कर देना है, छोटे छोटे इजी चीजों में ब्रेक करना है। अगर आप उसको सिंप्लीफाई कर लेंगे ना, तो फिर आपको पता है, आप सिंप्लीफाई का मतलब आप स्ट्रक्चर आपको सिंप्लीफाई है, तो आपको पॉइंट सोचने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। हमको क्या करना है, हमको क्वेश्चन से ही स्ट्रक्चर उठाना है आपका। अभी जैसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मॉरल इनसाइट, हाउ डज इट हेल्प इन मॉरल सिचुएशन ऑफ सिविल सर्वेंट्स, राइट। तो आपको क्या करना है कि यहां से ही इसको उठा लेना है कि मॉरल इनसाइट के बारे में पूछ रहा है, तो हमको क्या करना है इसके डेफिनेशन से पहले कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड, तो हमें हमारी मीनिंग पूछ रहा है, तो आपको क्या करना है पहले डेफिनेशन से स्टार्ट करना है। आपको ये कुछ सोचना नहीं कि इसमें क्या लिखें कैसे लिखें, सिंपली यहीं से उठाओ, मतलब क्वेश्चन से ही आप उसकी हेडिंग्स उठा लो। मॉरल इनसाइट हेडिंग डाली, डेफिनेशन लिखी, फटाफट 3-4 लाइनों की जो भी आता है वो लिखा, फिर आगे आगे आपका हाउ डज इट, 8 नंबर का है, राइट। तो राइट मीन्स यू हैव टू राइट 2 पेजेस। 2 पेज में कैसे लिखेंगे कि एक पेज आपका ये, एक पेज आपका ये है, राइट। ये नंबर पेज 1 पेज 2 2 पार्ट में है। तो आप क्या कर सकते हो, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड, इसको आप एक पैराग्राफ में लिखेंगे डेफिनेशन में, मतलब एक पैराग्राफ अगर पूरा नहीं लिख पाते हैं तो एटलीस्ट आप लिखिए एंड तक। उसके बाद में यहाँ पे ये चीज स्टार्ट कर दी, हाउ डज इट हेल्प इन मॉरल सिचुएशन टू ऑफ सिविल सर्वेंट्स। तो आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, क्वेश्चन को ब्रेक करके करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। रिलेवेंस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सिविल सर्विसेज, ऐसी यहाँ पे 2 वैल्यूज दे रखे हैं, तो आपको सिंपली इसको कैसे स्ट्रक्चर करना है। हेडिंग भी दे रहा है, स्पीड ऑफ सर्विस, सीधे डिफाइन करिए कि ये होता क्या है, डेफिनेशन लिखिए उसकी, उसके बाद में इसमें सीधे यहाँ पे रिलेवेंस लिख दीजिए। पहले डेफिनेशन लिखा 3-4 शब्द वर्ड, मतलब एक छोटा सा पैराग्राफ। एथिक्स में आप पैराग्राफ में लिख सकते हैं, क्योंकि एथिक्स में आपको समझाना पड़ता है ना। आपको अगर पॉइंट में जाएंगे तो उतना जरूरी नहीं है। अब यहाँ पे जैसे डेफिनेशन लिखनी है, तो आप यहाँ पे 2-3 लाइन का छोटा सा पैराग्राफ लिख सकते हैं कि ये डेफिनेशन होती है स्पिरिट ऑफ सर्विस की, फिर उसको एग्जाम्पल के साथ में बता सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में फिर क्या करेंगे, एक हेडिंग बना दी डेफिनेशन की, मतलब लिखना नहीं होता है डेफिनेशन में, सीधे आप लिख दो स्पिरिट ऑफ सर्विस, फिर एक छोटा सा पैराग्राफ बना दिया यहाँ पे। उसके बाद में आपने फिर लिख दिया रिलेवेंस, इसकी हेडिंग बना दीजिए, यहाँ पे रिलेवेंस की हेडिंग बना दी। उसके बाद में फिर एक यहाँ पे पैराग्राफ लिख दिया, राइट। ऐसा करके आपका एक पेज भर गया, एक इसमें, फिर दूसरा वाला पेज इसमें सेम चीज, हेडिंग क्वेश्चन लिखा, ये वाली हेडिंग बनाई, उसके नीचे इसका डेफिनेशन पूरा लिख दिया एक पैराग्राफ में, फिर यहाँ पे रिलेवेंस नाम की हेडिंग डाली और फिर उसको पैराग्राफ फॉर्मेट में लिखा। क्योंकि यहाँ पे शॉर्ट रिलेवेंस वाला पॉइंट आप छोटे में भी लिख सकते हैं, 3-4 अलग अलग रिलेवेंस डाल दीजिए, लेकिन जो डेफिनेशन रहेगा, जो एक्सप्लेनेशन रहेगा, वो आपको थोड़ा पैराग्राफ में ही रहेगा। तो अब यहाँ पे मिक्स करके लिखना है आपको। एथिक्स में बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं, बिल्कुल पॉइंट में ना वो फीलिंग नहीं आती है, तो आपको जो चीज समझाना है यहाँ पे, उसको आप पैराग्राफ भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। फिर अगला पेज, मतलब मैं यहाँ पे पीवाईक्यू को सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको कैसे लिखना है। आपने क्वेश्चन देखा तो कैसे कीवर्ड को पिक करना है, उसको फटाक से हेडिंग बनानी है। सबसे पहला काम आपको ये होना चाहिए कि पिक करना चाहिए कि क्वेश्चन का कीवर्ड क्या है, मेन कीवर्ड क्या है, मेन स्टेटमेंट क्या है, फिर उसके बाद में क्या पूछ रहा है, तो उसकी हेडिंग्स। तो यहाँ पे अगला है कि ए चाइल्ड लर्न्स वैल्यूज फ्रॉम बाय व्हाट ही ऑब्जर्व्स अराउंड हिम।
डिस्कस द रोल ऑफ फैमिली इन सोसाइटी। बेसिकली ये बोला, ये स्टेटमेंट दे दिया, फिर रोल ऑफ फैमिली इन सोसाइटी पूछ लिया। ऐसे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में आप कैसे टैकल करेंगे? इसमें आपको पहले इस स्टेटमेंट का मीनिंग बताना है। तो आपने जैसे इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया तो उसमें बता दिया कि क्या रोल होता है, क्या ये सब चीजें होती हैं, उसे बताया आपने। फिर आपको इस स्टेटमेंट को सीधे सीधे हेडिंग में बनाइए कि एक लाइन लिखा कि चाइल्ड का तो काफी रोल होता है, सीधे हेडिंग बना दी रोल ऑफ फैमिली, रोल ऑफ सोसाइटी, दो दो पॉइंट लिख दिए। ऐसा नहीं, आपको ये स्टेटमेंट यहाँ पे दिया गया है, इसका कोई मतलब होता है, किसी लॉजिक की वजह से स्टेटमेंट दिया है। तो पहले इंट्रोडक्शन में हम इसको अच्छे से समझाएंगे, पहले एक अच्छा सा पैराग्राफ अबाउट दिस स्टेटमेंट, तब ये स्टेटमेंट हमारा जस्टिफाई होगा। तो हमने पहला पैराग्राफ में ये वाला स्टेटमेंट समझा दिया, लगभग 5-6 लाइन में वो पूरा हो गया। तो उसके बाद में फिर हम डालेंगे रोल ऑफ फैमिली, उसको एक्सप्लेन करेंगे, फिर रोल ऑफ सोसाइटी लिखेंगे, ठीक है। और उसमें भी यहाँ पे भी जब रोल ऑफ फैमिली सोसाइटी लिख दिया, अगर आपको लग रहा है कि पॉइंट्स नहीं आ रहे, कुछ नहीं आ रहा है, तो एंड में आते आते आप यहाँ पे इश्यूज और वो भी लिख सकते हैं कि अभी रोल ऑफ सोसाइटी और फैमिली के बारे में आप लिख सकते हैं कि करंट में जो हमारी बहुत सारी निगेटिव चीजें आ रही हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं जो क्राइम कर रहे हैं, है ना, मॉरल वैल्यूज डिग्रेड हो रही हैं इन कंटेम्प्रेरी सिनेरियो। ऐसे करके कंटेम्प्रेरी सिनेरियो में रिलेवेंस रोल ऐसे करके वहां पे थोड़ा सा चैलेंजेस लिख देंगे। उसके साथ में कंक्लूजन में वे फॉरवर्ड लिख देंगे कि मोर एक्टिव पेरेंटिंग, टीचिंग और एक्टिव पेरेंटिंग, और जो बोलते हैं कि एथिकल एजुकेशन, सोसाइटी में भी पॉजिटिव रूल्स को प्रमोट करना, ये सारे जो वे फॉरवर्ड है उन सबको आप यहाँ पे कंक्लूजन में लिख के आगे बढ़ जाएंगे। इश्यूज और कंक्लूजन में जो पॉजिटिव एंडिंग या वे फॉरवर्ड होता है वो बहुत जरूरी है। तो वैसे करके मतलब इस ऐसे क्वेश्चन में बहुत ज्यादा मतलब एक्चुअली क्वेश्चन बड़ा है लेकिन आपके पास पेजेस कम है, तो यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत भी नहीं पड़नी चाहिए। मतलब आपको फटाफट लिखते जाएंगे ना तो पॉइंट्स आपके बनते जाएंगे। फिर अगेन स्टेटमेंट दिया हुआ है, एक्सप्लेन क्रिटिकली। स्टेटमेंट पढ़ेंगे, उसके बारे में पहले जो कीवर्ड उठाएंगे, कीवर्ड को डिफाइन करेंगे। इन द एरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन, इंटरनेशनल एथिक्स। अब यहाँ पे कौन सा कीवर्ड हो गया? ग्लोबलाइजेशन इज नॉट ए कीवर्ड, यहाँ पे इंटरनेशनल एथिक्स इज अ कीवर्ड, है ना। तो हम इंटरनेशनल एथिक्स के बारे में लाइनें बताएंगे, 2-3 लाइन में डिफाइन कर देंगे। उसके बाद में उसको ग्लोबलाइजेशन से कनेक्ट करके एक छोटा सा 4-5 लाइन लिख देंगे। तो ऐसा करके आपका इनिशियल स्टेटमेंट जस्टिफाई हो गया। एक्सप्लेन क्रिटिकली, उसमें फिर क्रिटिकली का मतलब वही इन द नीड ऑफ ऑल टू इंश्योरिंग पीस एंड स्टेबिलिटी, मतलब ग्लोबलाइजेशन में इंटरनेशनल एथिक्स की नीड है, तो ये हाँ नीड है ऐसे करके पॉजिटिव लिख दो। फिर नीड नहीं है या फिर इसके चैलेंजेस क्या क्या है वो आप नेगेटिव लिख देंगे। अब इंटरनेशनल एथिक्स की तो नीड है ही, राइट, तो अब इसका नेगेटिव साइड क्या होगा? चैलेंजेस, तो आप उसका चैलेंजेस लिख दो। फटाफट इसके पॉजिटिव लिखो कि मतलब पॉजिटिव लिखो कि इंटरनेशनल में क्या क्या इश्यूज आ रहे हैं, चाहे वो क्लाइमेट जस्टिस हो, चाहे वो रिफ्यूजी इश्यूज हो, चाहे वो आपका न्यूक्लियर अटैक्स हो, राइट, और जो अभी वॉर हो रहे हैं बीच बीच में, है ना, तो उन सब के बारे में आप लिखिए यहाँ पे इंटरनेशनल एथिक्स क्यों रिक्वायर्ड है। बाद में आपको क्या करना है कि उसका पॉजिटिव साइड क्रिटिकली लिखा हुआ है तो आपको चैलेंजेस लिख के एंड देन वे फॉरवर्ड। जब कभी भी आप चैलेंजेस लिखेंगे तो वे फॉरवर्ड आपको पक्का लिखना है, ठीक है, खाली प्रॉब्लम्स बता के नहीं छोड़ना है। वे फॉरवर्ड अगर आपके पास स्पेस नहीं है तो आप क्या करेंगे, कंक्लूजन में लिख देंगे। कंक्लूजन में कैसे लिखते हैं वे फॉरवर्ड? तो एक्स फिर कॉमा लगाया, वाई कॉमा जेड, ऐसे करके लिखेंगे, एक एक यहाँ पे लिखते जाएंगे। जो हम पॉइंट्स बना के लिखते हैं उन पॉइंट्स को शॉर्ट में आप यहाँ पे एक्स वाई जेड ऐसे करके फिर यहाँ लिखेंगे एक्सेट्रा आर रिक्वायर्ड टू मेक दिस होल वर्ल्ड पीसफुल, ऐसे करके आप यहाँ पे एक्स वाई जेड ऐसे करके लिख सकते हैं। कॉमा कॉमा लगा के सारे वे फॉरवर्ड कंक्लूजन में ऐड कर दो, राइट। तो ऐसे ही आपको ब्रेक करना है यहाँ पे। डिस्क्राइब वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ एटीट्यूड एंड फैक्टर। तो आपको क्वेश्चन से समझ में आ रहा है एटीट्यूड क्या है, एटीट्यूड के डिफाइन करो, कंपोनेंट्स की हेडिंग डालो, फिर यहाँ पे फैक्टर्स को एक्सप्लेन कर दो, खत्म। अगर आप बड़े वाले क्वेश्चन देखते हैं थोड़ा, जैसे ये वाला क्वेश्चन बहुत बड़ा लग रहा है, राइट, हमको लग रहा है कि ये क्या ही है, इसमें कैसे लिखेंगे। तो while the formulating public policies, a civil servant must safely focus on the public welfare. While implementing these policies, he must have foresight to infer possible unexpected consequences. ये एक बड़ा सा स्टेटमेंट दे दिया, ठीक है, यहाँ पे बड़ा सा स्टेटमेंट दे दिया। डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट, गिव आर्ग्यूमेंट्स एंड जस्टिफाई फॉर योर आंसर। अब यहाँ पे डू यू एग्री वाले क्वेश्चंस में कैसे लिखते हैं कि अगर आपने यहाँ पे दे दिया कि इनको सिविल सर्वेंट बेसिकली क्या कह रहा है कि सिविल सर्वेंट है, मस्ट सोनली फोकस ऑन द सेफली फोकस ऑन द पब्लिक वेलफेयर पे भी फोकस करना है और आगे की फोरसाइट भी उसको होना चाहिए कि अनएक्सपेक्टेड कॉन्सिक्वेंस क्या आ सकते हैं। तो ये तो एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है कि भाई उसको
पब्लिक वेलफेयर पे भी देखना है और अनएक्सपेक्टेड कॉन्सिक्वेंस के लिए भी तैयार रहना है, करेक्ट। तो डू यू एग्री विद स्टेटमेंट, तो मोस्टली एग्री होंगे ही। तो आपको क्या करना है कि स्टेटमेंट के बारे में बताइए कि मतलब थोड़ा सा स्टार्ट करिए, सिविल सर्वेंट का रोल क्या क्या होता है, उसका रोल होता है पब्लिक पॉलिसी को वेलफेयर करना। नॉट ओनली दैट, ही हैज टू सी द अनएक्सपेक्टेड कॉन्सिक्वेंस को भी उसको ध्यान में रखना होता है। जैसे आपने कोई पॉलिसी मतलब इंप्लीमेंट की रिलेटेड टू किसी रिलीजन, है ना, जैसे कि आपने बोला कि यहाँ पे किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन के लिए क्या, तो क्या होगा कि अपोजिट वाले रिलीजन का क्या प्रोटेस्ट आने लगता है, उनका इश्यूज कम्युनल इशू बन जाता है, राइट, वहां पे। तो उन ऐसे सिचुएशन को एक पॉलिसी इंप्लीमेंट करने से क्या फर्दर इश्यूज हो सकते हैं, उनको भी माइंड में रखना पड़ेगा। अगर किसी चीज को इंप्लीमेंट करने से लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बन रही है, तो उसके लिए पहले से ही रेडी होना चाहिए। तो वही चीज आपको बताना है। तो पहले आपको मतलब इस चीज को अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए 5-6 पॉइंट्स में। डू एग्री वाले स्टेटमेंट में इसको लिखने के 2-3 तरीके होते हैं। पहले क्या होता है, कुछ लोग बोल देते हैं कि यस आई एग्री विद द स्टेटमेंट, यस आई एग्री ऐसे लिखते हैं, या फिर उसके नीचे जस्टिफिकेशन लिखते हैं कि आई एग्री विद द स्टेटमेंट बिकॉज ऑफ दिस, ऐसे जस्टिफाई करते हैं। अगर आप ऐसे चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं। उससे भी बेटर वे होता है कि आप यहाँ पे इसको पूरा एक्सप्लेन करो कि ये क्यों होता है, और एंड में लिख दो कि इससे मतलब अपना जो स्टैंड होता है उससे इस एंड में आप दिखा दो। बट आपको कहीं ना कहीं इधर इन द फर्स्ट और इन द लास्ट आपको अपना स्टैंड जरूर दिखाना है, क्योंकि वो यहाँ पे ये पूछा है डू यू एग्री, और ये चीज क्लियर होके आनी चाहिए कि आप इस स्टेटमेंट से एग्री करते हैं कि नहीं। कहीं ना कहीं आपको ये चीज दिखाना है, अंडरस्टूड। आपको ऐसे ब्लैंक नहीं कि पॉजिटिव लिख दिया, नेगेटिव लिख दिया, कंक्लूजन लिख दिया, अपना खुद देख लो, तो वो तो ऐसे हो गया कि आपने दोनों साइड लिख दिया, आपका खुद का पर्सपेक्टिव नहीं आ रहा है, राइट। तो आपको कहीं ना कहीं लिखना है कि यस आई एग्री, या फिर एंड में लिख दो, या फिर यस आई एग्री थोड़ा सा चाइल्डिश लगता है, आप उसको प्रॉपरली एक्सप्लेन करो, पॉजिटिव साइड नेगेटिव साइड, देन एंड में लिखो। कंक्लूजन में आप कर सकते हो यस आई एग्री विद द स्टेटमेंट बट दिस नीड्स फर्दर मॉडिफिकेशन बाय दिस, ऐसे करके आप कंक्लूजन में अपने स्टैंड जस्टिफाई कर सकते हैं। यस आई, अगर कई बार होता है कि स्टेटमेंट को हम पूरी तरह से एग्री नहीं करते, मतलब एग्री करते हैं बट इसमें और भी थोड़ा मॉडिफिकेशन हो सकता है, तो आई ऐसे लिख सकते हैं कि आई एग्री पार्शियली विद द स्टेटमेंट एंड वी नीड टू हैव अ फर्दर अपडेट और फर्दर मॉडिफिकेशन इन द स्टेटमेंट विद वी नीड टू डू दिस टू मेक इट मोर इफेक्टिव। हमको ऐसे करके भी लिख सकते हैं आप कि ये स्टेटमेंट तो ठीक है लेकिन कंटेम्परेरी सिचुएशन में और रिलेवेंट बनाने के लिए हमको ये चेंजेस करने पड़ेंगे, ऐसे करके आप वहां पे कंक्लूजन में लिख सकते हैं। मीन्स यू नीड टू शो योर स्टैंड इन सच टाइप ऑफ क्वेश्चन, करेक्ट। ठीक है, ये हो गया आपका कैसे कैसे आपको कीवर्ड उठाना है और कैसे लिखना है। मैं थोड़ा सा क्विकली हम 5-10 मिनट ये देखेंगे कि यहाँ पे क्या क्या चीजें आपको अपने आंसर में ऐड करनी है ना। कई बार आप लोग ये भी मिस कर देते हैं, तो बहुत जल्दी, अभी टाइम नहीं है, विल सी क्विकली, कि आपको कीवर्ड्स जरूर ऐड करना है, राइट। तो आपको जो कीवर्ड्स हैं हमने एक क्लास में भी पढ़ा था, जैसे अकाउंटेबिलिटी, एक्यूरेसी, ये सब एंटीपैथी, जो आपके सिंपैथी, कंपैशन, राइट, ये सब जो तीनों इन सब को कहीं ना कहीं आपको अपने आंसर में जरूर यूज करना है। आपके ये जो कीवर्ड्स होते हैं और जो एग्जाम्पल होते हैं वही आपके आंसर को एथिक्स का बनाते हैं। ऐसे आरटीआई हो गया, करप्शन हो गया, ये जीएस2 में भी है, बट आपको ये वाले वर्ड्स यूज करना है यहाँ पे, इमोशनल और जो एथिकल वर्ड्स होते हैं, तो एथिक्स की वोकेबुलरी आपको यहाँ पे जरूर यूज करना है। सिटीजन चार्टर, कोड ऑफ कंडक्ट, कोड ऑफ एथिक्स, ये आपको जरूर यूज करना है। सिटीजन चार्टर, कोड ऑफ कंडक्ट, कोड ऑफ एथिक्स, कहीं भी कुछ भी आ रहा है, वे फॉरवर्ड लिख रहे हैं तो कोड ऑफ एथिक्स को फॉलो करना है, कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करना है, सिटीजन चार्टर को अपना गाइडिंग लाइट बनानी है। ऐसे करके आप जब भी वे फॉरवर्ड लिखेंगे इन शब्दों का प्रयोग जरूर करिए आप, ठीक है। यहाँ पे एआरसी का भी रेफरेंस दे सकते हैं कि सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस के बारे में बात करता है एआरसी 12th रिपोर्ट में। आप ऐसे यहाँ पे वे फॉरवर्ड में कहीं भी लिख रहे हैं तो आप सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस, एआरसी और सिटीजन चार्टर, इन सब की बात करेंगे। कंपैशन, कॉन्साइंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको कहीं भी आप स्टडी वगैरह में यूज करिए, ठीक है। एम्पैथी, ये सब आप यहाँ पे डाल सकते हैं। बाकी जो लेटेस्ट ट्रेंड्स हैं एथिक्स में, जैसे कि इन्वायरमेंटल एथिक्स हो गया या इंटरनेशनल एथिक्स हो गया, बिजनेस एथिक्स हो गया, तो आप इन वाली एथिक्स की जो कंटेम्परेरी थीम्स है ना, उनको भी आपको कहीं ना कहीं यूज करना है। इमोशनल इंटेलिजेंस, सोशल इंटेलिजेंस, ये सारे कीवर्ड्स, और EQ वर्सेस IQ, डेनियल गोलमैन, ये सब यहाँ पे आपको यूज करने हैं आंसर में। ये मैं क्विक रिकैप दे रहा हूँ कि जिससे कि आपको वो चीजें आप मिस ना करें,
जो आप सिलेबस में जो भी टॉपिक हैं, प्रोबेबिलिटी है, एटीट्यूड है, एप्टीट्यूड है, राइट, करप्शन है, ये सारे जो वर्ड्स हैं आपको अपने आंसर में कहीं भी घुमा फिरा के जहां भी फिट हो सकता है, आप स्टेट मतलब नॉर्मल लाइन लिखने के बजाय इन सब सारे वर्ड्स को यूज करके वो लाइन लिखो, राइट। और ये तो क्या आपका और आता है आपका थ्योरीज। आपको अपने आंसर में थ्योरीज भी यूज करनी है। कोई भी चीज आप जस्टिफाई कर रहे हैं, कोई भी चीज एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो आपको थ्योरीज के नाम जरूर लिखने हैं कि अगर मैं इसको इफ आई एम गिविंग द हाउस टू अ नीडी, जिसका सारा मतलब डॉक्यूमेंट वगैरह पूरा है या फिर कुछ हो रहा है, तो ये आप क्या कर रहे हैं, आप अपनी ड्यूटी को फॉलो कर रहे हैं। कहीं भी आप अपनी ड्यूटी को फॉलो कर रहे हैं तो आप लिख दीजिए कि इट इज एज पर द डियोंटोलॉजी प्रिंसिपल्स एज सेड बाई इमैनुअल कांट। तो इमैनुअल कांट डियोंटोलॉजी, जहां भी आप अपनी ड्यूटी को फोकस कर रहे हैं, प्रोसेस को फोकस कर रहे हैं, राइट। और जहां आप एंड को फोकस कर रहे हैं वहां पे आपका कॉन्सिक्वेंशलिज्म, यूटिलिटेरियनिज्म ऑफ जेरेमी बेंथम और जॉन स्टुअर्ट मिल, इनका नाम भी ऐड करते हैं। दिस इज जस्टिफाइड और एज पर दिस, ऐसे करके ये थ्योरीज के नाम आपको जरूर लिखना है। यूटिलिटेरियनिज्म, कॉन्सिक्वेंशलिज्म, जेरेमी बेंथम एंड जॉन स्टुअर्ट मिल। डियोंटोलॉजी, जहां पे हम ड्यूटी पे या प्रोसेस पे फोकस करेंगे। इमैनुअल कांट, सेम गांधी जी ने भी कहा था कि मीन्स वर्सेस एंड दोनों ही मैटर करते हैं। मीन ज्यादा मैटर करता है एंड से, राइट। तो आप यहाँ मीन और एंड्स वाली दोनों चीज भी आप यहाँ पे लिखते जाएंगे। जहां पे आप पर्सनल कैरेक्टर या किसी चीज की बात करें वहां पे वर्च्यू एथिक्स कीवर्ड यूज करना। वर्च्यू एथिक्स ऑफ अरिस्टोटल, बिकॉज कोई भी वैल्यू की बात कर रहे हैं वहां पे वर्च्यू एथिक्स का आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। बाकी फेमिनिस्ट एथिक्स, ये सब कीवर्ड्स आप यूज कर सकते हैं। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी यूज कर सकते हैं। इट इज अगेन ए कीवर्ड, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी ऑफ थॉमस होब्स। गांधीयन एथिक्स आप ऐसे सीधे लिख सकते हैं, दिस इज एज पर द गांधीयन एथिक्स, और गांधीयन एथिक्स की वैल्यूज हमको पता है, राइट। परसुएशन की बात करते हैं, परसुएशन का क्वेश्चन कई बार आता रहता है, वहां पे आप टेयर्स मॉडल यूज कर सकते हैं। ये किसने दिया था? बेकर। अगर आपको पूरा भी नहीं आता है खाली बेकर याद रखिए। मार्टिनसन, बेकर एंड मार्टिनसन ने दिया था ये टेयर्स मॉडल। टेयर्स मॉडल क्या बोलते हैं आपका? ट्रूथफुलनेस, ऑथेंटिसिटी, रिस्पेक्ट, इक्विटी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द कम्युनिकेशन। ये सब आपका कम्युनिकेशन, जैसे बोल रहे परसुएशन क्या होता है, मतलब कम्युनिकेशन रिक्वायर्ड होता है परसुएशन के लिए, तो उसमें आपको ये चीजें होनी चाहिए। टेयर्स, ट्रूथफुलनेस, ऑथेंटिसिटी, रिस्पेक्ट, इक्विटी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सारी चीजें होंगी यहाँ पे, तो वो आपका जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन होगा या परसुएशन के लिए काम होगा। तो आप सीधे ये इसका एक डायग्राम भी बना सकते हैं साइड में। कोई भी परसुएशन का क्वेश्चन है तो आप यहाँ पे ये वाला डायग्राम बना सकते हैं, टेयर्स मॉडल ऑफ बेकर। या फिर अगर कुछ कोई भी परसुएशन का क्वेश्चन है, आप इनको 5 इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं जो कम्युनिकेशन से रिलेटेड होती हैं। यहाँ पे एक मतलब आपके मौका है ये नाम ऐड करने का और ये मॉडल ऐड करने का रिलेटेड टू परसुएशन। बाकी नई नई चीज, एनवायरमेंटल एथिक्स, बायो एथिक्स, टेलियोलॉजिकल एथिक्स, राइट। एक्शन जस्ट राइट इफ दे आर लीड टू गुड आउटकम्स, मतलब एक तरह से कॉन्सिक्वेंशलिज्म की तरह ही है। मॉरल रिलेटिविज्म, एथिकल रिलेटिविज्म, मतलब आपका जब दो हम कंपेयर कर रहे हैं, यहाँ पे दो चीजें कंपेयर कर रहे हैं, वहां पे ये वाला कीवर्ड आप यूज कर सकते हैं, मॉरल रिलेटिविज्म। या फिर जैसे कि मेरी मोरालिटी अलग है, किसी और की अलग है, एथिक्स जो है सोसाइटी टू सोसाइटी वेरी करता है, राइट। तो वहां पे आप ये वाला कीवर्ड यूज कर सकते हैं। इसमें आप यहाँ पे रुथ बेनेडिक्ट का नाम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ऐसे आपको यहाँ पे रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस, ये बहुत इजी है। रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस, जॉन रॉल, वी नो। थ्योरी ऑफ जस्टिस बेसिकली फेयरनेस और अपॉर्चुनिटी, इक्वल अपॉर्चुनिटी, इन सब की बात करता है। आप सीधे कोई भी कहीं भी इक्विटी, इक्वलिटी, इन सब की बात कर रहे हैं, रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस, ये कीवर्ड यूज कर लेना वहां पे। सेवोत्तम मॉडल बहुत इजी है। तो वो क्या होता है ना कि इजी चीजें याद रखो, जैसे ये वाला बहुत कूपर्स पब्लिक एथिक्स मॉडल थोड़ा डिफिकल्ट है। रॉल्स थ्योरी बहुत इजी है, सेवोत्तम मॉडल बहुत इजी है, हमको पता है, ये आपका डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म ने दिया था। सेवोत्तम मॉडल, क्वालिटी फ्रेमवर्क फॉर पब्लिक सर्विस डिलीवरी एफिशिएंसी, हमेशा वे फॉरवर्ड में कहीं भी आपको ये यूज करना है, मतलब आपको कीवर्ड्स ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें यूज करनी है। तो ऐसे आप मतलब बहुत ज्यादा नहीं लिख सकते, लेकिन आराम से 5-6 कीवर्ड्स तो आप कहीं भी चिपका सकते हैं, ठीक है। बाकी आपको थिंकर्स, इंडिया वो इंटरनेशनल थिंकर हो गया। आप कोई भी आंसर पढ़ रहे हैं तो अपने माइंड में ये 2-3 चीजें याद रखिए कि कौन सा कीवर्ड डाल सकते हैं, इंटरनेशनल थिंकर्स में किसका नाम चिपका सकते हैं, उसके बाद में इंडियन थिंकर्स में किसका नाम चिपका सकते हैं।
तो आप खाली नाम याद रखो, आपको वैल्यूज पता ही है, महात्मा बुद्धा, महावीरा, है ना, तिरुवल्लुवर। एथिक्स से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन वो तिरुवल्लुवर में से आ जाता है। बाकी हमको पता है विवेकानंद, रैदास, ठीक है, महात्मा गांधी, इन सबके नाम आप कहीं ना कहीं यूज कर सकते हैं। इनके अलावा जो आपके आईएएस ऑफिसर्स वगैरह के नाम होते हैं, है ना, जो पब्लिक सर्वेंट्स के नाम होते हैं, उनको भी आप वहां पे यूज कर सकते हैं। तो ये चीजें आपको वैल्यूएशन आपके आंसर में बनाना है आपको, राइट। ठीक है, बाकी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की स्ट्रेटेजी जैसे मैंने पहले बताया था कि आप 4, 12 और 6 वाला रूल यूज करिए। पहले आप क्या करेंगे कि शुरुआत के 4 क्वेश्चन 8 मार्कर, उसके बाद में 10, फिर उसके बाद में जो 12 मार्कर वाले 10 क्वेश्चन है उनको अटेम्प्ट करेंगे, फिर आप वापस आके अगेन रिमेनिंग 6 यूज कर सकते हैं। एक और चीज होती है, जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे हैं उनका क्या करेंगे, तो जो नहीं आ रहे हैं उनको मार्क कर लो क्वेश्चन पेपर में ही और उनको स्किप करो, उनको एकदम लास्ट में करना आप, है ना। जैसे 1 2 3 4 आपको नहीं समझ में आ रहा है, मतलब 1 2 3 4 है, राइट। तो इसमें से सेकंड क्वेश्चन जो बहुत डिफिकल्ट है, आपको नहीं आता है, कोई बात नहीं, उसको छोड़ दो, 1 2 1 3 4 5 कर लो। ऐसे शुरुआत के आधे घंटे में 4 क्वेश्चन कर लिए, दूसरे को छोड़ दिया। जब आप वापस आएंगे, मतलब 12 मार्कर लिखने के बाद में, तब आप यहाँ पे इसको याद रहेगा आपको कि 2 डिफिकल्ट है काफी, तो उसको आप क्या करेंगे, फिर इसके आगे वाले कर लेंगे, 2 को एकदम लास्ट में अटेम्प्ट कर लीजिए। या फिर अगर आगे है तो थोड़ा सा शुरुआत में भी कर सकते हैं, क्योंकि हमें हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि शुरुआत के 4 क्वेश्चन जो होते हैं वो अच्छे से लिखे हों काफी, राइट। उसमें भी कोई भी गड़बड़ या फिर जल्दबाजी या फिर कोई बहुत हाफ हार्टेड नहीं लिखना चाहिए, क्योंकि वो आपका एक अच्छा इंप्रेशन सेट करते हैं। आपकी कॉपी जब खुलेगी ना, तो शुरुआत के 8 पन्नों में ही उसके माइंड में सेट हो जाता है कि ये पर्सन कैसा है, स्टूडेंट कैसा है, वो सीरियस स्टूडेंट है, नॉन सीरियस है, या फिर कैसे टाइप का है। तो वो मतलब वो एकदम एंड में आके नहीं देखेगा, पीछे से कॉपी नहीं चेक होती है, तो आप शुरुआत से चेक करते हैं। तो आप शुरुआत के 4 क्वेश्चन बहुत अच्छे से लिखिए, उसमें अपना इंप्रेशन अच्छा जमाने की कोशिश करिए, ठीक है। उसके लिए भी एक अलग स्ट्रेटजी भी होती है कि शुरुआत के क्वेश्चन हमेशा अगर आप देखेंगे ना पेपर में, तो इसे यहाँ पे आप देखेंगे तो जो पेपर सेट होता है वो हमेशा आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग सेट होता है। तो पहले जो शुरुआत के जो सिलेबस के 3-4 पॉइंट्स होते हैं ना, उनके क्वेश्चन ही आपको शुरुआत में 4 दिखेंगे पहले, एथिक्स और इन सब की चीजें। तो आपको क्या करना है कि जो सिलेबस कभी भी जो भी पेपर आप तैयार कर रहे हैं, तो ऊपर के सिलेबस की 2-3 पॉइंट्स जो हैं, जो सब्जेक्ट हैं, उनको अच्छे से तैयार करके आइए। जैसे जीएस 1 में आप एंशिएंट और हिस्ट्री, उसका ही शुरुआत में जो 2-3 क्वेश्चन होगा वो उन्हीं का होगा, उनको बहुत अच्छे से तैयार करिए, क्योंकि वही क्वेश्चन शुरुआत में आएंगे। अगर आपने वो अच्छे से तैयार नहीं किए तो आपका शुरुआती इंप्रेशन जो होता है वो खराब हो जाएगा। एथिक्स में जो शुरुआत के 3-4 पॉइंट्स लिखे हुए हैं उनको अच्छे से तैयार करिए, राइट। वैसे जीएस 2 में पॉलिटी, जीएस 3 में इकोनॉमी, इन सब्जेक्ट्स को अच्छे से स्ट्रांगली तैयार करके आइए, क्योंकि ये आपका फर्स्ट इंप्रेशन सेट करने में हेल्प करेंगे, राइट। ठीक है, अभी टाइम हो गया, बाकी कोई डाउट है तो विल डिस्कस आफ्टर द टेस्ट। 2:30 से आप लोग टेस्ट स्टार्ट करिए, पेपर पूरा कंप्लीट करिएगा वही, और टाइम का ध्यान रखिएगा। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। ठीक है, विल स्टार्ट द टेस्ट नाउ।